तो सबसे पहले अल्कोहल कंजप्शन। तो इस पे दो क्वेश्चन आते हैं कि अल्कोहल पीने से हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है एंड दूसरा इससे फैटी लिवर क्यों होता है। तो क्या आता है अल्कोहल, क्या आता है इथेनॉल। तो इथेनॉल की 2 बार डिहाइड्रोजनेशन होती है। पहली डिहाइड्रोजनेशन से बनता है एसिटाल्डिहाइड और दूसरी डिहाइड्रोजनेशन से बनता है एसिटिक एसिड। दोनों स्टेप में एक एक NADH प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है NADH इंक्रीज हो गया। तो NADH इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि सेल में एनर्जी ज़्यादा हो गई। एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवेज अब काम नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस पूरी नहीं होगी तो पायरुवेट से लैक्टेट बन जाएगा क्योंकि इस स्टेप को NADH चाहिए होता है एंड ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बन जाएगा। ये दोनों सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर पायरुवेट और ऑक्सैलो एसीटेट कम हो रहा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होगी जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और अगर ऑक्सैलो एसीटेट कम हो रहा है तो जो क्रेब्स साइकिल हो रही थी वो नहीं होगी, इसीलिए एसिटाइल को ए क्या बनाएगा, कीटोन बॉडी। एंड क्योंकि कीटोन बॉडीज बन रही है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस। उसके बाद हमने क्या देखा कि NADH इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि NAD+ कम हो रहा है। तो जब ये रेशियो कम होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अगर NADH बढ़ रहा है मतलब एनर्जी ऑफ द सेल बढ़ रही है एक हिसाब से, वैसे बढ़ी नहीं। तो क्या हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं होगी तो फैटी एसिड का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा। अगर फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज कर रहा है तो फैटी एसिड से लिपिड्स बनेंगे तो देयर विल बी इंक्रीज लाइपोजेनेसिस एंड जो VLDL होते हैं, लिपिड्स जो लाइपोप्रोटीन होते हैं, उनकी इम्पेयर्ड फॉर्मेशन होगी। ये दोनों अकुमुलेट हो जाएंगे लीवर में जिसकी वजह से क्या बनता है, फैटी लीवर। एंड फैटी लीवर जब आगे चल कर उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड एल्कोहलिक सिरोसिस। जो ये रेशियो अगर कम हो जाता है तो वो डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करेगा। एंड जब डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिट है मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगी, तो अगर ये भी अमाउंट में बढ़ जाता है तो उससे भी लाइपोजेनेसिस विल इंक्रीज। उसके बाद हमारी आती है कोएंजाइम क्यू साइकिल। इसमें क्या होता है, हम पहले देखेंगे यहाँ से कि जो कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 3 को हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम रिडक्टेस या फिर साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। तो मतलब इसमें एक साइटोक्रोम B होगा और एक साइटोक्रोम C1 होगा। साइटोक्रोम B में 2 हीम सेंटर होते हैं जिसकी वजह से वो 2 अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है, एक तो लो एफिनिटी स्टेट और दूसरा हाई एफिनिटी स्टेट। और जो साइटोक्रोम C1 है उसमें सिर्फ एक हीम सेंटर होता है जिसकी वजह से उसका सिर्फ एक नॉर्मल स्टेट होता है। जो B C1 कॉम्प्लेक्स है उसमें एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं रिस्की सेंटर। रिस्की सेंटर में आयरन और सल्फर होता है। तो इसमें ये हमें कुछ करना नहीं। उसके बाद क्या है कि स्टेप 1 क्या होता है कोएंजाइम क्यू साइकिल का। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये हमारा इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है एंड ये है हमारी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा कोएंजाइम क्यू है वो रिड्यूस स्टेट में होता है, मतलब उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। तो जब प्रोटॉन आता है या जब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होगा कि ये जो कोएंजाइम क्यू है रिड्यूस स्टेट में वो अपने 2 प्रोटॉन तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में दे देगा और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, वो प्रोटॉन नहीं लेता। तो इसलिए प्रोटॉन किधर चले जाते हैं, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिस्की सेंटर में जाएगा, रिस्की सेंटर के थ्रू C1 में एंड फिर साइटोक्रोम C में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साइटोक्रोम जो B लो एफिनिटी स्टेट है उसे हाई एफिनिटी स्टेट में कन्वर्ट कर देगा एंड फिर ये हाई एफिनिटी स्टेट से इलेक्ट्रॉन वापस Q के पास चला जाएगा एंड एक कंपाउंड बनाएगा जिसमें सिर्फ Q होगा एंड एक नेगेटिव चार्ज होगा। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, सेमीक्विनोन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक और कोएंजाइम क्यू आता है रिड्यूस स्टेट में, सिमिलर सारी चीज़ें होती हैं।
तो क्या होगा, प्रीवियस एक सेमीक्विनोन था, उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उसके पास क्या आ गया, 2 माइनस चार्ज आ गए। तो वो मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेगा एंड कोएंजाइम क्यू फिर से रिड्यूस स्टेट में बना देगा, एंड इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, यूबीक्विनोल। तो इसमें क्या हुआ, हमने 2 कोएंजाइम क्यू जो कि रिड्यूस स्टेट में थे, उन्हें कनेक्ट किया एक इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम से, जो कि क्या था, कॉम्प्लेक्स 3। तो इस पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम क्यू साइकिल। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आता है पीओ रेशियो। पीओ रेशियो क्या है, पी स्टैंड्स फॉर एटीपी, मतलब नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड, और ओ का क्या मतलब है, ऑक्सीजन। मतलब कि एक ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने एटीपी सिंथेसाइज होते हैं एडीपी से, मतलब एक ऑक्सीजन को एक O2 बनाने के लिए कितना एटीपी लगा। तो हमें पता है कि हमने 4 प्रोटॉन्स लिए थे एक साइकिल में, जिससे कि एक एटीपी बना। मतलब कि जो हमारा O2 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए 10H+ लगेंगे, जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, NADH कॉम्प्लेक्स, FADH कॉम्प्लेक्स। तो टोटल 10H+ पंप आउट होते हैं, और FADH2 के लिए 6H+ पंप आउट होते हैं, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स 1 के लिए। तो FADH2 क्या है, कॉम्प्लेक्स 2, तो इसलिए उसमें 4H+ कम पंप आउट होंगे। तो NADH का पीओ रेशियो क्या होगा, ATP 10/4। तो ये मतलब ये फॉर्मूला होता है कि हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ H+ डिवाइड बाय मतलब कितना प्रोटॉन शुरू में लगा। तो ये क्या होगा, 2.54 NADH2 और 1.54 FADH2। उसके बाद है कि एक कंपाउंड होता है एल ग्लूटामेट। एल ग्लूटामेट को हम कहते हैं कि वो शटल होता है बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टारवेशन में इंसुलिन की अमाउंट कम हो जाती है, एंड अगर इंसुलिन डिक्रीज करता है, तो इंसुलिन क्या है, एनाबॉलिक हार्मोन। तो स्टारवेशन में हमें कैटाबॉलिज्म करना है, तो इंसुलिन कम हो गया, तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म से क्या बनता है, अमीनो एसिड, एंड सबसे ज़्यादा जो अमीनो एसिड बनता है वो होता है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बन जाता है बाय डीएमिनेशन, एंड वो अमोनिया से यूरिया बन जाता है। अब इस ग्लूटामेट से क्या होगा, एस्पारेटेट बनेगा, और यहाँ पे TCA साइकिल शुरू हो जाएगी। एंड दूसरी साइड क्या होगा, ग्लूटामेट से जब ट्रांस एमिनेशन हुई, उस ट्रांस एमिनेशन में पायरुवेट बन जाता है, एंड उस पायरुवेट से आगे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एल ग्लूटामेट है वो शटल होता है बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। जो कॉम्प्लेक्स 3 था वो हम पढ़ चुके हैं कोएंजाइम क्यू साइकिल में। अब हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से। कॉम्प्लेक्स 1 को हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस या NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं FMN, और इसमें भी एक आयरन सल्फर सेंटर होता है। तो इसके नाम से हमें पता चलता है कि जो NADH है उसकी डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। तो इसमें हमें यही याद रखना है कि NADH से NAD बन जाता है। तो इसका वो क्या था, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसी रिएक्शन का कपल्ड रिएक्शन होता है FMN से FMNH2 बनना। अब इसमें आयरन सल्फर सेंटर भी होते हैं। तो क्या होगा, अब FMNH2 जब दोबारा FMN बनेगा, तो वो क्या कर रहा है, H+ को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, Fe3+। Fe3+ से Fe2+ बन जाएगा। अब जब ये वापस से ऑक्सीडाइज होगा, तो जो कोएंजाइम क्यू है वो कोएंजाइम H2 बन जाएगा। तो इसमें प्रोटॉन्स का क्या हुआ, जो FMNH2 है वो तो FMN बन गया, तो उसने H+ भी दे दिया और इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। इलेक्ट्रॉन तो ले लिया आयरन ने, तो प्रोटॉन किधर गया, प्रोटॉन चला जाता हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है। और फिर क्या था, Fe2+ से Fe3+ बना। तो उसने तो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, लेकिन कोएंजाइम क्यू को एक इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और एक H+ भी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो वो क्या करता है, मैट्रिक्स से 2H+ ले लेता है। ठीक है।
तो इसमें जो 4H+ का इधर उधर होता है मूवमेंट। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें क्या होता है, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप इज FAD एंड इसमें भी आयरन सल्फर सेंटर होता है। तो इसमें भी सब कुछ सेम होगा, बस NADH की जगह सक्सिनेट आ गया, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन जाएगा। फिर FMN की जगह FAD आ गया एंड बाकी सब कुछ है सेम। उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स 3 जो कि हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में 2 सब यूनिट्स होती है, सब यूनिट 1 एंड सब यूनिट 2। सब यूनिट 1 के आगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हीम A, हीम A3 एंड कॉपर B। एंड सब यूनिट 2 में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें हमें इतना याद नहीं रखना, याद क्या करना है कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के 2 सब यूनिट्स होती है एंड पहली सब यूनिट में 3 सेंटर्स होते हैं। उनमें से जो A3 और कॉपर B है वो बाई न्यूक्लियर सेंटर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। किससे, ए से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, A3 और कॉपर B के पास। तो अब इसमें पूरा फ्लो क्या होता है, पूरा रिएक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्स 4 का, कि साइटोक्रोम C से सबसे पहले आता है कॉपर A के पास। उसके बाद कॉपर A इस कॉम्प्लेक्स का नहीं है, वो वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा हीम A के पास, फिर A3 के पास, A3 से आयरन के पास, फिर कॉपर B के पास। इतना हमें याद करना नहीं है, ये बुक में दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया, मतलब यही है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं, आसान है कि C से A, कॉपर A, फिर हीम A, फिर हीम A3, आयरन और कॉपर B। तो जब कॉपर B के पास जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ऑक्सीजन और H+ को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है जो कि वोटो बना देते हैं। इसीलिए हम ऑक्सीजन को आखिरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 आखिरी, उसे क्या कहते हैं हम, ATP सिंथेस। ATP सिंथेस का क्या मतलब है कि वो ATP को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स 5 का, उससे हम क्या कहते हैं, बोल अटैच टू स्टोक। आगे हम अभी उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 5 में 2 यूनिट्स होती है, F0 और F1। F0, इसमें जो नोट है उसका क्या मतलब है, O, और O क्यों लिखा गया है, क्योंकि इट इज सेंसिटिव टू ओलिगोमाइसिन। F0 यूनिट किधर होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, और F1 यूनिट किधर होती है, मैट्रिक्स में। जो F1 यूनिट होती है उसके आगे 9 सब यूनिट होती है। तो ये ना सारा याद करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे टेस्ट में भी आया था एक बार और बहुत बार आ भी चुका है पेपर में। ओके, 1 मिनट रुकना, ज़रा फ़ोन आ रहा है। हाँ, हेलो, ऐसे तेरे को मैं क्या, क्लास से अच्छा अच्छा, चल फिर दोपहर वास्ते ना जैसे कोई दाल तो रोटियां ले ही आवेगा। कर दो, नान कुलचे मंगा लेना मेरे रास्ते से। कुलचा तो नहीं जा रहा, खाते को नहीं जाना। दाल दे नाल नान मंगा लेना। नाल नान तो नाल रोटियां मंगवा लेना, पापा खा लेंगे। पापा जैसे पढ़ता होएगा ना, जैसी रोटी खा गया, रोटियां सी दाल मंगा लो। सिर अज पीड़ होंदा पे, ठंड लग गई मैंने तो, चंगी जुकाम हो गया। आधे घंटे बाद मैंने दोबारा याद दिवा देना कल। बाय। रोटी तो पापा दी मिस्सी रोटियां मंगा लेना, वो तो बेशक 3 बजे ही मंगा लो, कितने बजे, 2 बजे मंगा लवांगे। हाँ ठीक, की होया? ठंड लग गई अज, टोपी पा के नहीं गई, सिर पीड़ होंदा पे, तो किसी को गोली लिखती है तो जुकाम की गोली खा लेनी है। चलो 1 मिनट रुको। तो फंक्शनल सब यूनिट्स कौन सी होती है, F0 और F1। F0 किधर होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, और F1 किधर होता है, मैट्रिक्स में। जो F1 है इसमें 9 सब यूनिट्स होती है जो कि 5 तरह की होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अल्फा 3 होती है, बीटा 3 होती है, ये दोनों बनाते हैं नोब, और जो गामा है ये बनाता है शाफ्ट, और जो डेल्टा और एप्सिलॉन है ये इंटरेक्ट विद F0। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है
कि जो हमारा एफ नोट है ये किधर, ये हमारा भी एफ नोट है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे है, और ये हमारी मैट्रिक्स में क्या है F1। तो इसमें क्या है 9 सब यूनिट्स है जो कि 5 तरह की है, जैसे अल्फा 3, बीटा 3, गामा, डेल्टा और एप्साइलन। एप्साइलन इधर नहीं दिखेगी, वो पीछे होती है। तो इसमें क्या है कि जो अल्फा 3 और बीटा 3 है, इन्होंने क्या बनाया, ऊपर का नोब बनाया, एंड गामा ने क्या बनाई, शाफ्ट बनाई। और जो एप्साइलन और डेल्टा है वो एफ नोट के साथ इंटरेक्ट करते हैं पीछे से। ठीक है। अब जो एफ नोट है, एफ नोट क्या है, डिस्क लाइक होता है। एफ नोट में 3 सब यूनिट्स होती है, ए बी सी। ए तो F1 के साथ इंटरेक्ट करती है, बी डाइमर बना के डेल्टा के साथ इंटरेक्ट करती है, एंड जो सी है, सी पूरी डिस्क बनाती है। मतलब ऐसे जो सी है, सी ने नीचे क्या ये जो सी है, सी ने नीचे डिस्क बनाई हुई है, एंड उस डिस्क में पोर होता है जिसके बीच में गामा सब यूनिट फिट होती है। तो इसका जो पूरा एटीपी सिंथेसिस का जो मॉडल है उसे हम क्या कहते हैं, बोयर्स बाइंडिंग चेन मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि जो सी सब यूनिट है जिसने डिस्क बनाई है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है, जिसकी वजह से जो गामा शाफ्ट है वो रोटेट करेगी। तो जो F1 यूनिट के अल्फा और बीटा सब यूनिट है उनमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। इस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से एडीपी से एटीपी बनेगी। तो कॉन्फॉर्मेशन चेंज का क्या मतलब है कि जो अल्फा और बीटा है इनकी 3 कॉन्फॉर्मेशंस होती है, एक तो ओ, एक टी और एक एल। ओ क्या होती है, ओपन विच हैज़ लीस्ट एफिनिटी फॉर एटीपी, एंड टी क्या होती है, टाइट विच हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी फॉर एटीपी, एंड एल का मतलब होता है लूज। तो इसका कॉन्फॉर्मेशनल चेंज क्या होता है, ओ से पहले एल बनता है और एल से फिर टी बनता है, एंड इस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से एडीपी से एटीपी बनता है। अब ये है कि हमने जो अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है उसके इनहिबिटर्स और अनकपलर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर का क्या मतलब होता है, किसी एक स्टेप को इनहिबिट करेंगे, एंड इनहिबिशन हमने एंजाइम में पढ़ी थी, बहुत तरह की होती है। अनकपलर का क्या मतलब होता है कि जो H+ हमने स्टोर किए थे उसमें इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, उन सभी प्रोटॉन्स को वो लीक करवा देते हैं, एंड उस लीक की वजह से एटीपी नहीं बनती, लेकिन वो प्रोटॉन लीक एज हीट रिलीज होता है। तो मतलब अनकपलर क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स है जो हमें याद करने हैं इनहिबिटर्स और अनकपलर्स के, तो ये इसमें से याद कर लेना। उसके बाद आयनोफोर्स क्या होते हैं। आयनोफोर्स क्या होता है कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो परमिएबल होती है, लेकिन इंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती। तो उसमें आयंस की ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ चैनल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयनोफोर्स। तो जो एक होते हैं मोबाइल चैनल्स जो कि डिफ्यूज होते रहते हैं मेम्ब्रेन में, एंड दूसरे होते हैं चैनल आयनोफोर जो कि एक चैनल सा बनाते हैं मेम्ब्रेन में। तो इसके भी एग्जांपल्स है, मतलब इतना कुछ पढ़ना नहीं होता। फिर हमारा लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले क्या होता है कि हमने अपनी मतलब डाइट में फ़ैट लिया, तो उस फैट का क्या होता है कि जो फैट होता है, फैट किस में टूटता है, फ्री फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड में टूटेगा, एंड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, एंड कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एक आपस में एक ड्रॉपलेट्स ही बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मिसल। तो ये पूरा मिसल क्या होगा, एंटेरोसाइट में जाएगा। एंटेरोसाइट क्या है, एक इंटेस्टाइन का सेल है, और ये इंटेस्टाइन की वॉल है। तो ये मिसल अंदर गया, मिसल अंदर जाकर टूट जाएगा किसमें, फ्री फैटी एसिड में और मोनो ग्लिसराइड में। ये फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे, जहाँ पे ये दोनों मिलके ट्राईग्लिसराइड बना देंगे। अब क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी थे और एक ट्राईग्लिसराइड है, और कुछ कोलेस्ट्रॉल्स एस्टेरिफाइड हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, उन्हें हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, ट्राईग्लिसराइड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, एपोप्रोटीन B48। तो एपोप्रोटीन क्या होता है, एक एंजाइम के साथ जुड़ जाता है ये और एक फंक्शनल यूनिट बनाता है। तो इधर इंटेस्टाइन में RER क्या बनाता है, B48। तो ये सारी चीज़ें जुड़ के क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक ड्रॉपलेट बनाती है जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन में क्या है, ट्राईग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब ये काइलोमाइक्रोन लैक्टियाल में जा सकता है और थोरेसिक डक्ट में जाएगा।
थोरेसिक डक्ट से ये आ गया ब्लड में। ब्लड में क्या होगा कि अब ये जो हमारा काइलोमाइक्रोन है, काइलोमाइक्रोन को एक पहले इधर HDL मोलिक्यूल होता है, जैसे काइलोमाइक्रोन एक लाइपोप्रोटीन है जिसके अंदर लिपिड्स है और प्रोटीन की कवरिंग है, वैसे ये कंपाउंड होता है HDL। HDL के पास पहले से ही बहुत सारे एपोप्रोटीन्स होते हैं, तो HDL एक E और C2 दे देता है किसे, काइलोमाइक्रोन को। तो जब काइलोमाइक्रोन के पास ये दो प्रोटीन्स आ जाते हैं E और C2, तो वो क्या करता है, ब्लड की मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेस, उसे स्टिम्युलेट करता है। एंड वो लाइपोप्रोटीन लाइपेस क्या करेगा, ऐसा तोड़ देगा फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये फ्री फैटी एसिड मसल में जाके एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, जो कि ETC में जाकर ATP प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो हमारा फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अगर एडिपोसाइड में जाएंगे तो वहाँ पे वो ट्राईग्लिसराइड बन के स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इधर, हाँ, कि ये था हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेस पर ये आ गया था। अभी हम इधर से शुरू करेंगे कि अभी हमारे पास B48 है, ठीक है। इस B48 ये क्या था हमारा, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन को HDL ने अपने दो कंपाउंड दिए, जिससे क्या दिया, C2 और E दिया, जिससे वो लाइपोप्रोटीन लाइपेस के पास चला गया। एंड ये पूरा वही है जो पीछे लिखा था, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा। अब क्या होता है, ये सब कुछ करने के बाद जो हमारा ये काइलोमाइक्रोन होता है वो C2 वापस कर देता है HDL को, और फिर क्या होगा कि ये जो HDL है वो E और C2 एक और कंपाउंड को देगा, जिसे हम कहते हैं VLDL। अब ये VLDL कहाँ से आया, तो जो हमारा लीवर है, लीवर का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है ApoB100। तो ApoB100 इन सारे कंपाउंड से मिलकर एक लाइपोप्रोटीन बनाता है, जिसे हम कहते हैं VLDL। तो अभी तक हमें क्या याद रखना है, इंटेस्टाइन का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है B48, और लीवर का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है B100। B48 क्या बनाता है, काइलोमाइक्रोन, एंड B100 क्या बनाता है, VLDL। तो ये जो VLDL है, VLDL को भी HDL क्या देगा, ApoE और ApoC2, एंड फिर क्या करेगा, इसका भी सेम मैकेनिज्म होता है, ये इधर लाइपोप्रोटीन लाइपेस के पास जाएगा, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में टूटेगा, जो कि मसल और एडिपोज टिश्यू में जाएंगे। अपना काम करने के बाद, तुम्हें भी नहीं आ रही क्या फिर ये अक्षिका? यार कभी बीच बीच में अटक रही है। मैं चेंज करूँ क्या फिर, 1 मिनट रुको, मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ, रुको। अब सही आ रही है। मैं कर ही देती हूँ, अब आ रही है। अब सही आ रही है आवाज़? हाँ अब सही आ रही है। शुरू से बताऊँ? यहाँ से बताती हूँ, रुको। तो देखो लाइपोप्रोटीन में क्या होता है ना, कि सब कुछ क्या है, एक ड्रॉपलेट है, और हर ड्रॉपलेट में मोनोग्लिसराइड ट्राईग्लिसराइड होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा और कोलेस्ट्रॉल एस्टर होगा। डिपेंड किस पे करता है कि उसके ऊपर एपोप्रोटीन कौन सा है। तो जो एपोप्रोटीन क्या होता है, एक ये एंजाइम के साथ एक कोएंजाइम का काम करता है, जो कि एक फुल्ली फंक्शनल एंजाइम बनाता है। तो ये इसकी फॉर्मेशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो अगर इंटेस्टाइन का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है एपोप्रोटीन B48, और लीवर का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है एपोप्रोटीन B100, ठीक है। तो अगर B48 लग गया इन सारे ड्रॉपलेट के ऊपर तो उसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन, और अगर B100 लग गया तो उसे हम कहते हैं VLDL। अब ये जो काइलोमाइक्रोन और VLDL की फेट क्या होती है कि वो लाइपोप्रोटीन लाइपेस को स्टिम्युलेट करते हैं एंड फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, जो कि मसल में ATP की फॉर्मेशन करेंगे एंड एडिपोसाइट में ट्राईग्लिसराइड बनकर स्टोर हो जाएंगे। अपना ये वाला काम करके जो भी वो कंपाउंड बच जाता है, मतलब अगर जो थोड़ा सा काइलोमाइक्रोन बच गया तो वो क्या करेगा, अपना C2 एपोप्रोटीन C2 वापस से HDL को दे देगा, ठीक है। तो इसमें यही है
कि अभी तक हमने पढ़ा VLDL था और ये था हमारा काइलोमाइक्रोन। इन दोनों ने अपना C2 वापस किसे दे दिया, HDL को। अब क्या होगा कि ये जो हमारा क्या था, VLDL था, VLDL में क्या चला गया, C2 तो निकल गया। तो अब जो कंपाउंड बचता है, अब उस कंपाउंड में क्या क्या है, B100 है और E है। बचा क्या, VLDL में B100 और E बच गया। तो अब ये जो कंपाउंड बच गया इसे हम कहते हैं VLDL का रेमनेंट या फिर IDL। VLDL की फुल फॉर्म क्या थी, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और IDL की फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्योंकि इसमें से हमने अब C2 निकाल दिया तो ये एक रेमनेंट बचा। अब इसका क्या होगा, IDL का, IDL एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाकर एल्डोस्टेरो मतलब स्टिमुलेट करता है इन सारी हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन। दूसरा, ये लीवर में जाकर इसका सेम मेटाबॉलिज्म होगा जो पहले बाकी सबका हुआ था। मतलब और लीवर में एक एंजाइम होता है हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, जो कि इसे फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देगा। तो अब क्या होगा कि अब इसमें ट्राइग्लिसराइड की जो अमाउंट है वो घटती जा रही है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड लीवर और मसल और एडिपोज टिश्यू में जा रहे हैं। तो मतलब अब जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं उनकी ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट अब घट जाएगी। तो अब ये आईडीएल से क्या होगा, अब आईडीएल अपना ई दोबारा किसे दे देगा, एचडीएल को, और क्या बन जाएगा, एलडीएल, मतलब कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड और कम हो जाएगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का तो कुछ हो नहीं रहा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल और आता जाएगा। तो अब इस एलडीएल का क्या होता है, ये सब एंडोथेलियल स्पेस में जाकर इसकी ऑक्सीडेशन होती है। लीवर और एडिपोज टिश्यू में सेम काम होगा जो पहले हो रहा था, और ये गोनाड्स में जाकर भी हॉर्मोन्स की सिंथेसिस करता है। तो ये पूरा होता है किसका, काइलोमाइक्रोन्स का, वीएलडीएल का, आईडीएल का और एलडीएल का क्या मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है एचडीएल के बारे में। तो एचडीएल बना हुआ है, तो एचडीएल शुरू से बना होता है, क्या कहाँ पे बनता है, वो लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड होता है और मिनिमम कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस पर कौन कौन से एपोप्रोटीन होते हैं, A, C, C2 और E। जो C और E है ये सिर्फ लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, एंड ये लीवर से ही इंटेस्टाइन में जाते हैं। जो HDL है उसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं LCAT एंजाइम। तो उसका फंक्शन आगे पता चलेगा। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल एस्टर सिर्फ HDL में बनता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल में अंदर क्या होता है, सिर्फ लिपिड होते हैं, और सॉरी, हाँ यही है कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर में लिपिड की अमाउंट बहुत कम हो जाती है। और दूसरा जो HDL कोलेस्ट्रॉल है उससे कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनने के लिए जो सा एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं LCAT एंजाइम, मतलब लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। इसे स्टिमुलेट करता है ApoA1, और ये ApoA1 किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ HDL में। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्मेशन किस में होगी, सिर्फ HDL में, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि HDL में कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाता है LCAT एंजाइम, जो कि सिर्फ HDL के अंदर होता है, एंड वो भी सिर्फ लीवर में। उसके बाद कि जो ये तो नहीं करना, एक मिनट, हाँ, कि हमारा एक पहले क्या होता है, HDL की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। तो सबसे पहले होता है प्री बीटा HDL, जो कि सबसे पोटेंट होता है। इसमें क्या है कि जैसे ये कोलेस्ट्रॉल है ना, तो कोलेस्ट्रॉल में बार बार एस्टर जुड़ेंगे तो वे कोलेस्ट्रॉल एस्टर की कोर बना देते हैं। तो इसे स्टेजेस को हम HDL के वेरियस स्टेज कहते हैं। जैसे पहला प्री बीटा HDL, जिसमें क्या है, सिर्फ HDL है विदाउट एनी कोलेस्ट्रॉल एस्टर। उसके बाद LCAT एंजाइम आता है जो कि थोड़े से कोलेस्ट्रॉल एस्टर ऐड करता है, एंड इट फॉर्म्स HDL3।
एंड उसके बाद और एस्टर ऐड होते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा स्फेरिकल HDl बनता है एंड उसे हम कहते हैं HDl2। तो पहले 3 बनता है और उसके बाद 2 बनता है। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर LCAT एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर नहीं बनेंगे, मतलब इसे स्फेरिकल शेप नहीं बनेगी। तो क्या होगा, ये डिस्कोइड शेप का ही बना रह जाएगा जिसमें फ्री कोलेस्ट्रॉल होगा। उसके बाद है कि जो पेरिफेरल सेल्स है उसमें रिसेप्टर होते हैं ABCA1 रिसेप्टर, जो कि फ्री कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल सेल से HDL में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि HDL में कोलेस्ट्रॉल तो होता नहीं, फ्री कोलेस्ट्रॉल, और पेरिफेरल सेल में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ABCA1 क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाकर कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल सेल में से HDL में भेजेगा। तो अब ये HDL का क्या होगा, HDL बाद में कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफ़र करेगा बाकी सारे लाइपोप्रोटीन को। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो HDL है, लीवर के ऊपर रिसेप्टर कौन से होते हैं HDL के, SRB1 रिसेप्टर। तो उधर जाके ये कोलेस्ट्रॉल लीवर को दे देगा। तो मतलब HDL का काम क्या होता है, पेरिफेरल सेल से कोलेस्ट्रॉल को लेना और लीवर को कोलेस्ट्रॉल देना, और लीवर क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म करेगा। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो ये यही है जो हमने पढ़ा। सबसे पहले ABCA1 रिसेप्टर क्या होता है, ATP बाइंडिंग कैसेट A1 प्रोटीन। तो ये हमें फुल फॉर्म याद नहीं करनी, कोई पूछता नहीं है, लेकिन SK गुप्ता में दिए हुए थे सारे नाम। तो यही है सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या फ्लो चार्ट होता है कि लीवर ने सबसे पहले प्री बीटा HDL बनाया, फिर एक डिस्कोइडल HDL बनाया विदाउट एनी एस्टर, फिर HDL3 बनाया, फिर HDL2 बनाया। अब ये HDL2 क्या क्या काम है, ये पेरिफेरल सेल से कोलेस्ट्रॉल लेगा और वो कोलेस्ट्रॉल किसे दे देगा, लीवर और स्टीरोइडोजेनिक टिश्यू को। स्टीरोइडोजेनिक टिश्यू क्या होता है, जो टिश्यू कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म से अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड फिर जब लीवर में चला जाएगा तो ये HDL2 दोबारा HDL3 बन जाएगा, क्योंकि उसमें अब कोलेस्ट्रॉल एस्टर की अमाउंट कम हो जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है एंड इस साइकिल को हम कहते हैं HDL साइकिल। आगे समझ। तो ये वही है कि किसमें कौन सा एपोप्रोटीन होता है, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले होता है प्यूरीन सिंथेसिस। तो ये अभी करना है क्या, आगे करवाऊँ, बता दो, कोई चैट बॉक्स में लिख दो, या कुछ समझ नहीं आया हो तो वो भी पूछ लो। ठीक है, मैं बता देती हूँ, छोटा सा ही है। तो इसका ना पता है क्या है, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म है ना, इसकी साइकिल कोई पूछता नहीं है। तो इसके दो मतलब इसमें पूछते ही क्या है, लेश-नैन सिंड्रोम क्या होता है, बाकी कुछ आता नहीं। लेकिन वाइवा में इसका जो नाम है ना, जैसे डीनोवो पाथवे का मतलब क्या होता है ऐसा पूछता है, तो वो करते हैं। तो जो हमारा प्यूरीन सिंथेसिस के 2 पाथवे होते हैं, पहला है डीनोवो पाथवे एंड दूसरा है हमारा सेल्वेज पाथवे। डीनोवो पाथवे का क्या मतलब है कि बिल्कुल छोटी सी सब यूनिट से शुरू होकर हम पूरा प्यूरीन बना देंगे। लेकिन सेल्वेज पाथवे का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी प्यूरीन बना हुआ है उसी से हम दूसरा प्यूरीन बना देंगे। तो प्यूरीन सिंथेसिस डीनोवो का क्या मतलब है कि सबसे पहले हमने एक कंपाउंड लिया, एक प्राइमर लिया जो कि HMP शंट से मिलता है, क्या, राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है विच इज PRPP सिंथेस, जो कि PRPP बनाएगा एंड ATP से AMP। ठीक है, अब PRPP क्या है, फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट। तो इसमें से अगर पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा तो क्या बचेगा, PRA। तो PRA बचना तो चाहिए, P और R। अब A कहाँ से आया, A स्टैंड फॉर अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप आता है ग्लूटामीन से। उसके बाद PRA से काफ़ी सारे स्टेप होने के बाद एक कंपाउंड बनता है विच इज़ IMP। IMP क्या होता है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये IMP क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो कि डीनोवो पाथवे में बनता है। IMP में अगर एस्पार्टेट एक अमीनो ग्रुप देता है तो वो बन जाता है AMP विच इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
और अगर ग्लूटामीन एक अमीनो ग्रुप देता है तो वो बन जाता है जीएमपी। जीएमपी क्या होता है? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अभी क्या है कि इसमें बस यही करना हमें। उसके बाद हम देखते हैं सेल्वेज पाथवे। सेल्वेज पाथवे किधर गया? अच्छा, तो उसका पाथवे है नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो सेल्वेज पाथवे है लेस एनर्जी कंज्यूमिंग है। ये किधर होता है? जहाँ पे एनर्जी कम हमें वेस्ट करनी होती है। आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी में बनती 2 एटीपी है। डब्ल्यूबीसी क्योंकि वो इम्यून फंक्शन के लिए काफ़ी हमेशा फंक्शन करता रहता है। एंड ब्रेन और बोन मैरो क्योंकि वो असेंशियल ऑर्गन्स है। सेल्वेज का मतलब होता है सेव फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एएमपी से जीएमपी बन गया, जीएमपी से आईएमपी बन गया, तो इसे हम कहते हैं सेल्वेज पाथवे। उसके बाद आता है हमारा कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। तो इसी में हम पढ़ेंगे सेल्वेज पाथवे क्या होता है। 2 प्यूरिन्स हमने पढ़े, एएमपी और जीएमपी। एएमपी और जीएमपी से अगर हमने फॉस्फेट रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से शुगर रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा? नाइट्रोजनस बेस या प्यूरिन। अब ये प्यूरिन की कैटाबॉलिज्म से बनता है यूरिक एसिड। ये हमें याद रखना है कि प्यूरिन की कैटाबॉलिज्म से क्या बनता है? यूरिक एसिड। लेकिन पाथवे कोई नहीं पूछता। जब प्यूरिन है, अब इसी प्यूरिन से पीआरपीपी आएगा। पीआरपीपी क्या है? फोस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट। तो उसने अगर पायरोफॉस्फेट दे दिया तो क्या बचा? फॉस्फेट और राइबो शुगर। तो फॉस्फेट और राइबो शुगर मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो इस वन स्टेप पाथवे को हम क्या कहते हैं? सेल्वेज पाथवे। और इसमें एंजाइम कौन सा होता है? फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि हमने फॉस्फेट और राइबोस बॉन्ड को ट्रांसफर किया। इसे हम कहते हैं सेल्वेज पाथवे। तो सेल्वेज पाथवे में क्या हुआ? जो न्यूक्लियोटाइड कैटाबोलाइज होने वाले थे उसी से हमने नया न्यूक्लियोटाइड बना दिया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेव फ्रॉम डिग्रेडेशन। प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म अगर हम डिटेल में देखें तो क्या होता है? एएमपी से पहले एडिनोसिन बनेगा, एडिनोसिन से आयनोसिन बनेगा और आयनोसिन से हाइपोजेंथीन बनेगा। सिमिलरली जीएमपी से गुआनोसिन बनेगा, गुआनोसिन से गुआनीन बनेगा एंड गुआनीन से फिर जेंथीन बनेगा। तो ये दोनों का जो आखिरी में सेम प्रोडक्ट होता है कैटाबॉलिज्म का वो होता है जेंथीन। एंड जो एंजाइम जेंथीन को बनाता है वो होता है जेंथीन ऑक्सीडेज। दूसरा हम करते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि हाइपोजेंथीन और गुआनिन ये दोनों क्या है? प्यूरिन्स है। और प्यूरिन्स में अगर हम फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज डालेंगे तो वो अपने अपने न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। जैसे हाइपोजेंथीन से आईएमपी बन जाएगा और गुआनिन से जीएमपी बन जाएगा। तो अब इसमें हाइपोजेंथीन और गुआनिन से ट्रांसफर हो रहा है तो एंजाइम का नाम क्या होता है? हाइपोजेंथीन गुआनिन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, विच इज शॉर्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? HGPRT। ठीक है। अब क्या बना? जेंथीन बन गया। अब जेंथीन पे दोबारा जेंथीन ऑक्सीडेज आके यूरिक एसिड बनाएगा। एंड जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं उसमें यूरिकेस क्या बनाता है? एलेंटोइन बनाता है। अब क्या है कि जो ये एडिनोसिन था, एडिनोसिन एएमपी से एडिनोसिन बना था। अब एडिनोसिन की अगर हम डीएमिनेशन करते हैं तो आयनोसिन बनता है। तो मतलब वहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ होगा? एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? एडीए। तो जो एडीए है ये बी और टी लिम्फोसाइट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इम्यून फंक्शन में काम करता है। ये हम इजीली मेजर कर सकते हैं किसी भी फ्लूइड में। अगर एडीए इंक्रीज हो जाता है तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और अगर एडीए डिक्रीज कर जाता है मतलब कि बी और टी लिम्फोसाइट अफेक्टेड है, जिसकी वजह से एक डिसीज होता है जिसे हम कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। जेंथीन ऑक्सीडेज क्या कर रहा था? हाइपोजेंथीन और गुआनीन से पहले तो जेंथीन बनाया एंड फिर जेंथीन से यूरिक एसिड बनाया। तो क्या होता है कि जेंथीन ऑक्सीडेज इज इनहिबिटेड बाय एलोप्यूरिनोल। तो जेंथीन ऑक्सीडेज क्या करता है? यूरिक एसिड बनाता है। तो क्या होता है कि जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हम एक ड्रग देते हैं जिसे कहते हैं एलोप्यूरिनोल। तो एलोप्यूरिनोल क्या करेगा? यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को कम कर देगा। उसके बाद है HGPRT। जो HGPRT एंजाइम है अगर उसकी कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है तो उस डिसीज़ को हम कहते हैं लेशन्यान सिंड्रोम। एंड इसमें क्या होता है? गाउट होता है,
गाउट होता है तो यूरिक एसिड, ये गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। एंड इसमें क्योंकि पीआरपीपी ज़्यादा अकुमुलेट हो जाता है तो वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो वो ब्रेन में जाके अकुमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से सेल्फ म्यूटिलेशन होगी। तो इसमें देखो गाउट क्यों होता है, क्योंकि ये था हमारा, अगर ये वाला एंजाइम काम नहीं कर रहा है HGPRT, मतलब ये वाला पाथवे नहीं चल रहा। अभी मान लो 50% ये वाला पाथवे चल रहा था और 50% ये वाला पाथवे चल रहा था, तो अगर ये पाथवे चल ही नहीं रहा तो ये 100% चलेगा, मतलब कि ज़ैंथीन से यूरिक एसिड, तो हमारे मतलब यूरिक एसिड बनता है तो मतलब यूरिक एसिड की अमाउंट डबल हो जाएगी, तो इसीलिए यूरिक एसिड के अकुमुलेशन से होता है गाउट। एंड दूसरा क्या, अगर पार्शियल डेफिशिएंसी होती है जिसमें सिर्फ गाउट होता है तो उसे हम कहते हैं कैली सिगमिलर सिंड्रोम, जो कि याद रहे तो कर लेना वरना रहने दो। बाकी क्या है, लेशनैन सिंड्रोम क्या होता है, कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT। दूसरा हमारा पिरिमिडीन सिंथेसिस, ये नहीं पूछते। पिरिमिडीन सिंथेसिस में हमें क्या याद करना है कि फर्स्ट पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड, प्यूरीन में सबसे पहले क्या बना था, IMP, और पिरिमिडीन में सबसे पहले क्या बनता है, OMP। तो क्या होता है कि जो OMP होता है ना, OMP में एक एंजाइम होता है, दो एंजाइम होते हैं, OPRT डी कार्बोक्सिलेस, एक ही एंजाइम है जो कि बाई फंक्शनल एंजाइम है। अब इसकी डेफिशिएंसी से ओरोटिक एसिड्यूरिया होता है जो कि दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में दोनों एंजाइम डेफिशिएंट होता है और टाइप 1 में ओनली वन एंजाइम इज डेफिशिएंट। तो इसका क्या मतलब है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक कोई डेफिशिएंट है, मतलब OPRT डी कार्बोक्सिलेस प्रोटीन तो एक है लेकिन उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी दो है। अगर दोनों एक्टिविटीज़ काम नहीं कर रही तो टाइप 1, और अगर कोई एक एक्टिविटी काम नहीं कर रही तो टाइप 2। तो यही था न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में। अब है वाइटामिन्स, तो वाइटामिन्स अभी करोगे या बाद में, बता दो कब करना। या वाइटामिन्स की मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, अभी करवा दूँ, ठीक है, एक मिनट। इसमें ना चल करते, वाइटामिन हमने वाइटामिन A कर लिया था, एंड वाइटामिन A के बाद है हमारा वाइटामिन D। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दूंगी फिर बताओ, क्योंकि इसमें सारे वाइटामिन करने भी नहीं, सिर्फ वाइटामिन D करना है और वाइटामिन B6, मतलब जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं भेज दूंगी। फिर मिनरल्स का भी एक कैल्शियम आयरन करना, ठीक है चलो।